हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 के एनसीईआरटी और क्लास की 8 के एनसीईआरटी में आज हमारा होने वाला चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मानव संसाधन को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि कई लाइनें ऐसी हैं जो आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, टीचर बात कर रही हैं, तो हम केवल अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को ही उठाकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लोगों की जो लोग होते हैं वो एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि खनिज संसाधन ही होते हैं, मनुष्य भी एक संसाधन, एक रिसोर्स माना जाता है क्योंकि मनुष्य के पास अपना ज्ञान है, मनुष्य के पास अपनी नीड्स हैं, योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं से ही वो एक बेकार पत्थर को भी एक मूल्यवान चीज़ के रूप में यूज़ करता है। अगर मनुष्य को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो उसके लिए बेकार पत्थर ही रहेगा। अगर मनुष्य को उस पत्थर के बारे में नॉलेज है, आफ्टर दैट वो उसको यूज़ करेगा अच्छे तरीके से, ठीक है, तो वो मूल्यवान बन जाता है। तो मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। ये कहा जाता है स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति जो मानव संसाधन है विश्व में समान रूप से वितरित है। आप समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वो एक दूसरे से भिन्न है और उसकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। आप सबको पता है जनसंख्या भी हमारी एक जगह पर सारी एक जैसी जनसंख्या नहीं देखने को मिलती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। क्या आप जानते हो भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय भी है। आपको सबको पता है भारत में भी MHRD हम जिसे कहते हैं मानव संसाधन मंत्रालय। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था 1985 में, और इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो ये MHRD के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है? संभाव्य और मौजूदा जो रोजगार हैं, रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 के बीच प्रशिक्षण से रिलेटेड थी ये योजना, ठीक है। तो इसको भी आप कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या का वितरण। वैसे तो आप PGT की तैयारी कर रहे हो तो आप सबको पता है जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। भूपृष्ठ पर लोग फैले हुए हैं उसे ही जनसंख्या का प्रतिरूप या वितरण भी कहते हैं। अलग अलग एरिया पर अलग अलग लोगों का रहना। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जितनी पॉपुलेशन रहती है वो केवल हमारी अर्थ के 30% भाग पर रहती है। तो विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है बहुत कैसा है, असमान है। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी के 100% एरिया पर 100% जनसंख्या निवास करती है हर जगह। क्यों भाई? क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं जहाँ पर मनुष्य नहीं रह सकता, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। जैसे आप भारत का एग्जाम्पल उठाएं तो गंगा यमुना का मैदान, गंगा सतलुज का मैदान लगा सकते हो, विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान जिसे कहते हैं, इस तरीके से। तो वर्ल्ड के अंदर देखिए तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका ये सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, मरुस्थलों में कौन रहेगा, पर्वतों पे कैसे लोग रहेंगे, और वन यानी जंगलों के, इतने घने जंगलों के अंदर कैसे पॉपुलेशन निवास करेगी, ठीक है। तो जो विषुवत है यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के दक्षिण के अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। भूमध्य रेखा की जो उत्तरी गोलार्ध या जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ पर लोग भूमध्य रेखा के उत्तर में ज़्यादा रहते हैं। इक्वेटर के साउथ में लोगों की संख्या कम है,
नॉर्थ की अपेक्षा। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 जो लोग हैं वो 2 महाद्वीपों में रहते हैं। एक तो आपका एशिया आता है जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, और दूसरा अफ्रीका आता है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, और इन देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो ऐसे 10 देश हैं जहाँ पर विश्व की 60% लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने एक दिखाया हुआ भी है, एक ये डायग्राम के तहत विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, तो ये येलो कलर के एशिया को दिखा रहे हैं, यूरोप को दिखा रहे हैं ऑरेंज कलर, एंड पर्पल कलर अफ्रीका को दिखा रहा है, और ये लाइट स्काई ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको दिखा रहा है, उत्तरी अमेरिका में रेड कलर, और वन इज़ ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि भाई देखो एशिया के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। आफ्टर दैट यूरोप और अफ्रीका आ जाते हैं, तो ये ऐसे चले जाते हैं, और सबसे कम आती है ओशनिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये है भाई आपके 10 वो देश जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको सबको पता है चीन के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है विश्व की। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है, तीसरे नंबर पर यूएसए आता है, फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया आता है, ब्राज़ील आता है 5 नंबर पर। और एक सोचने की बात है, जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राज़ील विश्व में 5वां नंबर रखता है, और एरिया की दृष्टि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राज़ील विश्व में 5वां ही स्थान रखता है। 6 नंबर पर पाकिस्तान, 7वें नंबर पर आपका बांग्लादेश, 8 नंबर पर नाइजीरिया, 9 नंबर पर रूस, और 10वें नंबर पर पॉपुलेशन में आता है जापान। तो ये विश्व के घनी आबादी वाले 10 देश हैं भारत, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इन 10 देशों को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या के घनत्व को अगर हम देखें तो विश्व की जो जनसंख्या है भाई, जनसंख्या का घनत्व यानी पृथ्वी का जो एक इकाई एरिया है, यानी पृथ्वी की एक यूनिट एरिया में जो लोगों की पॉपुलेशन है, लोगों की जो संख्या है, उसको ही जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो भूमि के पर्टिकुलर एक मान लो इतना सा एरिया है, इस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसको इस एरिया का जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। जो दक्षिणी और मध्य एशिया है उसमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। देखो जनसंख्या जहाँ पर सबसे अधिक होगी वहीं पर तो लोग ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो वो एरिया पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो उसे ही तो कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसके बाद क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का नंबर आता है जनसंख्या के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भाई भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी आप यहाँ से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर मैं ये आपको बिल्कुल एक एक चीज़ नहीं पढ़ाऊंगी, आप इतने होशियार हो कि आपको पता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें प्रभावित करते हैं कि हम कहाँ पर रहेंगे। तो सतलाकृति सबसे पहले प्रभावित करती है, क्योंकि देखो पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है। तो मैदानी इलाकों में प्लेन एरिया है, सारी सुविधाएं लोगों को मिल जाती है, तो मैदानी इलाकों में पॉपुलेशन अधिक होती है, लोग अधिक बसते हैं। और जबकि पर्वतीय इलाके जैसे एंडीज पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला यूरोप में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय भारत में है, तो यहाँ पर पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर लोग कम ही निवास करते हैं। नेक्स्ट आता है जलवायु। जहाँ पर सामान्य जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पर लोग अधिक रहते हैं। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी जलवायु वाले इलाकों में लोग कम पाई जाती है जनसंख्या। मरुस्थलीय इलाकों की बात कर सकते हो, कनाडा में देख सकते हो, अंटार्कटिका में देख सकते हो। नेक्स्ट आता है सोइल। तो मिट्टी भी भाई कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो लोग कृषि वगैरह करते हैं तो उनके लिए तो मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में भी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र, और चीन में जो हवांग ही और चांग जियांग, और उसके अलावा मिस्र में जो नील नदी, इनके जो उपजाऊ मैदान हैं जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक
देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है जल। जल भी लोग ये प्रायोरिटी रखते हैं जल की भी, क्योंकि देखो अगर हमें जल एक बेसिक नीड है, लोगों के जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। और विश्व की सबसे अधिक अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहीं पर पाई जाती हैं जहाँ पर आपकी नदी घाटियाँ हैं, जहाँ से उन्हें प्रॉपर पानी मिल जाता है। और मरुस्थल डेजर्ट वाले इलाके में पॉपुलेशन कम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स यानी खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की खान है या तेल की खोज है मध्य पूर्व वाले देशों में, जैसे आपका सऊदी अरब है, ईरान, इराक, इन देशों में तेल की खोज ने यहाँ पर लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो कुछ खनिज भी प्रेरित करते हैं लोगों को वहाँ पर रहने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक यानी अगर आपको किसी एरिया पर ज़्यादा काम मिल रहा है, लोगों को रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, तो लोग ऐसे एरिया की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर रहते हैं। जैसे जापान में ओसाका है, भारत में मुंबई है, ये दो ऐसे ही घने बसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को काफ़ी रोज़गार देखने को मिल जाता है। सेकेंडली आता है सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी है, ये एक धार्मिक स्थल है, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, तो इस तरह के कुछ चीज़ें भी लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक कारक। तो अच्छा आवास मिल रहे हैं, अच्छे घर मिल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ से रिलेटेड अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तो बेसिक सी बात है ऐसे एरियाज़ की ओर तो लोग जाएंगे ही। उदाहरण के लिए पुणे, ठीक है। तो ये कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी है जो जनसंख्या के वितरण को, घनत्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनसंख्या परिवर्तन यानी पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन अगर सिंपली कहूँ ना तो एक निश्चित अवधि में यानी एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से हैं। ये लोगों की संख्या में परिवर्तन से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, वो बढ़ती जा रही है। और इसे ये बढ़ने का मतलब क्या कि भाई जो जन्म है और मृत्यु, आप सबको पता है डेली कितने बच्चे पैदा होते हैं और डेली कितने लोग मरते हैं, तो इन दोनों में परिवर्तन के कारण ही जनसंख्या में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारी पॉपुलेशन भी चेंज होती रहती है। आप इतिहास को लेकर देखोगे तो 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म तो लेते थे, लेकिन जो हमारे पास हेल्थ कंडीशन यानी मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम थी। और कई बच्चे जैसे 10 बच्चे एक घर में पैदा हुए हैं तो उसमें से मुश्किल से 3 या 4, 5 बच्चे बच जाते थे। तो इस तरीके से शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और सभी लोगों को भोजन भी पर्याप्त रूप से नहीं मिलता था, भुखमरी वगैरह भी थी। और किसान भी जो भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम थे। और इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत कम थी। इस तरीके से ये सारे कारण थे। उसके बाद 1804 में क्या हुआ, विश्व की जनसंख्या 1 अरब के लगभग हो गई, 1 अरब हो गई। 150 साल बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई, ठीक है। तो इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट माना गया। वो 1959 में 3 अरब के लगभग विश्व की जनसंख्या हो गई। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से भी कम में जनसंख्या दुगनी होकर 6 अरब हो गई 1999 में। और इस वृद्धि का, ये इतनी तेज गति से वृद्धि होने का क्या कारण था? एक तो मेडिकल कंडीशन अच्छी हो गई थी, मृत्यु दर कम हो गई थी, खाद्य आपूर्ति होने लग गई थी, सबको प्रॉपर भोजन मिलने लग गया था, और जन्म दर अभी भी बहुत अधिक थी। इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। जन्मों को जन्म दर में आंका जाता है, यानी जो आपकी जन्म होते हैं यानी कितने बच्चे पैदा हुए, इसको किस में मापते हैं? जन्म दर में। तो जन्म दर क्या होता है? यानी आपकी बर्थ रेट, इंग्लिश में कहते हैं बर्थ रेट। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जीवित जन्मों की जो संख्या होती है उसमें मापा जाता है, यानी प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चे पैदा हुए हैं, जीवित जन्मों की संख्या को कहते हैं जन्म दर। और मृत्यु दर किसे कहते हैं? यानी डेथ रेट। 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को। तीसरी है प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन के ये 3 घटक भी कहे जाते हैं, 3 कंपोनेंट भी माने जाते हैं। बर्थ रेट,
डेथ रेट और माइग्रेशन। ठीक है, तो बर्थ रेट आपने समझ लिया, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, डेथ रेट 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, और तीसरा आता है माइग्रेशन यानी प्रवास। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना प्रवास कहलाता है। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, और एक देश की जन्म और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे ही आप प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, यानी नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, नेचुरल रेट कहते हैं, ग्रोथ रेट किसे, एक देश के अंदर जन्म और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे ही। तो ये आप समझ चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया एनसीईआरटी में। जीवन प्रत्याशा, तो इसे भी आपको आई थिंक समझना चाहिए। जीवन प्रत्याशा एग्जाम में पूछा जाता है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जो जीवित रहने की आशा की जाती है। जो मान लो नियर अबाउट भारत की जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष के लगभग है, यानी एक हम ये मान के चलते हैं कि हर व्यक्ति 65 साल तो जिएगा ही, पर ये मिनिमम और मैक्सिमम होती है और एवरेज निकाली जाती है उसके बाद। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक वृद्धि दर, हमने समझ लिया था कैसे क्या होता है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण। तो जनसंख्या के प्रमुख कारण क्या है बढ़ने का? प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना, यानी जन्म दर इंक्रीज हो रही है और डेथ रेट आपकी कम हो रही है और जन्म दर बढ़ रही है, तो अपने आप पॉपुलेशन भी अधिक होगी। ठीक है, प्रवास एक अन्य कारण है, यानी माइग्रेशन, जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से दूसरे देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी दो चीज़ें आती है प्रवास में, उत्प्रवासी, अप्रवासी। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं। जैसे अगर भारत में रह रहा है कोई व्यक्ति और वो काम के सिलसिले में यहाँ से भारत को छोड़कर अमेरिका में जाकर बस जाए, तो ये क्या होगा? उत्प्रवासी। अप्रवासी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं, यानी बाहर से आकर हमारे देश में बस गए, इंडिया में आकर बस गए, तो उसे अप्रवासी कहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास यानी अप्रवासी द्वारा संख्या बढ़ी है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग जाकर बस रहे हैं, वहाँ पर लोग आ रहे हैं। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जहाँ के लोगों के बाहर चले जाने और उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आ गई है। देखो, सूडान से लोग इतने अन्य देशों की ओर भाग रहे हैं कि वहाँ पर जनसंख्या में कमी महसूस की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है कि सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक यानी अच्छी जॉब मिल गई, मान लो विदेश में बढ़िया जॉब मिल गई, तो कम डेवलप्ड कंट्री से लोग डेवलप कंट्री की ओर भागते हैं। ठीक है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर भी चले जाते हैं। तो ये सारा उत्प्रवासी अप्रवासी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखो, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यह समझाया गया है, तो आप इस बॉक्स को अच्छी तरीके से समझ लेना। अप्रवासी जब व्यक्ति नए देश में जाता है। ठीक है, नए देश में जाता है। उत्प्रवासी जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो वो अप्रवास होगा, और उत्प्रवासी जब एक देश को छोड़ देता है तो वो उत्प्रवास होगा। वैसे भी जहाँ पर कोई व्यक्ति मान लो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है, तो वो एक देश के लिए तो अप्रवासी और दूसरे देश के लिए उत्प्रवासी ही कहलाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप यानी पैटर्न आप कह सकते हो, टाइप कह सकते हो, प्रकार कह सकते हो, आई थिंक नियर अबाउट ऐसा ही होता है। तो जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है विश्व में डिफरेंट है, अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन में ग्रोथ तो हो रही है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, पर हमें पता नहीं चल रहा है, इसे ज़्यादा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ देश जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में थोड़ी कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, इसलिए केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, लोग पैदा तो अधिक हो रहे हैं, पर लोग अब पहले तो मर भी ज़्यादा रहे थे, अब क्या हुआ कि लोग पैदा अधिक हो रहे हैं बट मर कम रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम है, इनमें निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर भी मंद है, यानी लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। तो जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें हैं विश्व के अंदर, अगर हम देखें तो वो हम ज़्यादा मैप में
अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स रीड करना होगा। इंडेक्स में जैसे दिया गया है कि भाई जो पॉपुलेशन है यहाँ पर कि अति उच्च, यानी जो ब्लू कलर के आपको बॉक्स दिखेंगे वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर अति उच्च है, जैसे ये मैक्सिको के पास है 3% से भी अधिक। उसके बाद ये जो लाइट पिंक आपको दिखेगा यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, और सबसे कम जो बिल्कुल ब्लैंक यानी जीरो दिखेगा उसमें सबसे कम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक 3% से भी अधिक ये कुछ अफ्रीका की कंट्रीज़ आती हैं, ये मध्य पूर्व के देश आते हैं, और ये भूटान भी आता है। उसके बाद लाइट पिंक वाले उच्च में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम जनसंख्या संगठन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक डेवलप्ड कंट्री है। आपको सबको पता डेवलप कंट्री है, बांग्लादेश में डेवलप कम है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें अनेक गुणों को जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु को यानी अपनी एज, लिंग, साक्षरता यानी लिटरेसी रेट, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। तो आपको सबको पता है सबकी इनकम के सोर्स अलग हैं, सबके काम अलग हैं, हेल्थ कंडीशन अलग है, एज अलग है, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता अलग है, सेक्स अलग है। तो इन सभी चीज़ों के अलग होने की वजह से लोगों में जो जनसंख्या का संगठन है वो भी देखा जाता है, और इसी तरीके से जनसंख्या का जो संगठन यानी कंपोजिशन है जनसंख्या की संरचना को व्यक्त करता है, यानी जनसंख्या की संरचना को दिखाता है। तो ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में मदद करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, किस एज में आते हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आय का क्या लेवल है, हेल्थ कंडीशन कैसी हैं। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं जनसंख्या संगठन में, और इसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है जनसंख्या पिरामिड, जिसे कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, एज एंड सेक्स पिरामिड के नाम से भी इसे जानते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, तो देखो ध्यान से। तो कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष या 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से जो प्रत्येक वर्ग में जो पुरुष हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अलग अलग विभाजित होती हैं। और इसके साथ साथ जो जनसंख्या पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड का जो आकार रहेगा वो उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। यानी बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में हमें देखने को मिलेगी। बच्चों की जनसंख्या की बात करें तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये पिरामिड, बिल्कुल तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो भाई ये हमारे आयु वर्ग हैं। तो 0 से 4 एज के देखो बच्चे ज़्यादा हैं, फिर 5 से 9 के ये 10 से 14 और 15 से 19 उम्र के ये हैं, और ये ब्लू कलर ये आपका पुरुष को दिखाता है और ये स्त्री को दिखा रहा है। तो आप देखते हो कि बच्चे कितने ज़्यादा पैदा होते हैं, और जैसे जैसे पिरामिड ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मरते जाते हैं लोग और पॉपुलेशन कम होती चली जाती हैं। 85 वर्ष से ज़्यादा तो कुछ ही लोग पैदा होते हैं। तो देखो ऊपर बिल्कुल छोटी सी बन जाती हैं। तो ये क्या है, ये एक आपका पिरामिड की शेप में बन जाता है, इसलिए इसे पिरामिड कहते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो पिरामिड हैं, बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे वाले बच्चों की संख्या जो पिरामिड में निचले भाग में दिखाई गई है। मैं अभी आपको दिखाया था कि नीचे नीचे हमें बच्चों की एज दिखाई जाती है, जन्म के स्तर को दिखाता है, और सबसे ऊपर वाला पार्ट बूढ़ों यानी वृद्ध व्यक्तियों को दिखाएगा जो 65 वर्ष से अधिक होते हैं। तो बच्चों की संख्या अधिक होती है पैदा होने वाले, इसलिए पिरामिड नीचे से चौड़ा होता है, और ऊपर जाते जाते मरने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इसलिए ऊपर जाते जाते पिरामिड की एक छोटी सी बनने लग जाती हैं। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग यानी 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, और वृद्ध आश्रित लोग यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, ये सारे के सारे युवा आश्रित यानी जवान, यानी जो आपके 15 से 65 वर्ष के बीच की जो आयु के लोग हैं उन पर निर्भर रहते हैं। तो अगर किसी देश में
65 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या अधिक है तो भी उस देश की जनसंख्या आश्रित रहती है ज़्यादा। अगर किसी देश में बच्चों की संख्या अधिक है तो वो भी आश्रित रहती है, ठीक है। कार्यरत आयु वर्ग यानी 65 से जो 15 से 65 वर्ष के लोग होते हैं वो कार्यरत यानी सारा कार्य सबका बोझ उन्हीं पर होता है, तो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है 15 से 65। तो आपको याद रखना है जो आपके ये वर्गों को, ठीक है, वृद्ध लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है 65 वर्ष प्लस में, और बच्चे वालों को किस में रखा जाता है 15 वर्ष से कम आयु, और कार्यरत आयु वर्ग कौन सा है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं, उसका बेस चौड़ा होता है यानी आधार चौड़ा होता है, और ऊपर जाते जाते वो क्या होता चला जाता है, संकरा होता चला जाता है। क्योंकि ऐसा कैसे होता है कि बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और कई बच्चे तो फिर पैदा होते हुए भी मर जाते हैं, फिर कुछ ही बड़े हो पाते हैं, उसमें कुछ ही बूढ़े हो पाते हैं, और बूढ़े भी कुछ ही आपके 80 साल के होके मरते हैं, नहीं तो अधिकतर 60 प्लस मर जाते हैं। जो जिन देशों में मृत्यु दर कम हो, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर कम हो रही हो, तो युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा हो जाता है और शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं, यानी जो बच्चे हैं वो बुढ़ापे तक जीवित रहते हैं। जहाँ पर आपके बच्चों की जो मृत्यु दर है वो कम होती है, उन देशों की बात कर रहे हैं हम। तो भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है कि इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अधिक है। तो ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है ये भारत का ही है, ये अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसका जो अर्थ होता है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो मैं एक बार आपको भारत का पिरामिड चौड़ा करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये भारत का पिरामिड है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भारत की कार्यरत जनसंख्या है वो काफ़ी चौड़ाई में है, यानी अधिक पॉपुलेशन है, बूढ़ों की संख्या काफ़ी कम है भारत में। तो भारत का जो अधिकतर आयु वर्ग है वो कैसा है भाई, वो युवा वर्ग है ये। और जिस देश में युवा वर्ग ज़्यादा होते हैं वो उस देश की इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो कम जन्म दर वाले जो जापान जैसे देशों में आधार जो है वो पिरामिड संकरा है, यानी जो बेस है वो पतला है, और मृत्यु दर कम होने के कारण अधिक लोग बुढ़ापे तक आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, क्योंकि हमारे पास युवा जन अधिक हैं जो कि योग्य हैं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही नहीं शिक्षित भी किया जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये है जापान का, पहले ऊपर देखो, ये है केन्या का पिरामिड। बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर बढ़ते रहने के कारण जो युवा वर्ग है यानी ये वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कम हैं केन्या में। अब ये देखो जापान का पिरामिड, जापान के पिरामिड में अगर आप देखोगे तो देखो जन्म दर कितनी कम है, उसके बाद जो जन्मे हैं वही जीवित रहेंगे और वही आगे काम करते हुए बुढ़ापे तक रहते हैं। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है भाई, अगर हम बात करें, इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जो आपकी ये ब्लू लाइन के बीच अगर हम देखेंगे ना, ये ब्लू लाइन्स है जो, तो इनके बीच जो है ये युवा वर्ग है, और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर युवा वर्ग सबसे अधिक है, जो कि हमारे भारत देश के लिए सबसे अच्छी बात मानी गई है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। आज तो हमारा एक ही वीडियो में चैप्टर हो गया है और हमने पूरा डिटेल से चैप्टर को डिटेल से स्टडी किया है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, आयु लिंग पिरामिड क्या होते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के अलग अलग प्रतिरूप क्या होते हैं, और जनसंख्या परिवर्तन पढ़ा, इसके 3 घटक पढ़े, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और इसके अलावा हमने किया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। जनसंख्या घनत्व को हमने डिटेल से पढ़ा, जनसंख्या वितरण को पढ़ा विश्व के अंदर, और उसके साथ साथ हमने मानव संसाधन कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। तो जो स्टूडेंट, आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन, देखो भाई, जो पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वह अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने एजुकेशंस ग्रुप में मेरी वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को, और इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर किया करो भाई, तभी मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।